मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में हम ये बात कर चुके हैं कि अगर आप एक कंडक्टर को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कंडक्टर में मौजूद जो चार्जेस हैं, मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्जेस पर एक मैग्नेटिक फ़ोर्स एक्ट करती है क्यू वी बी साइन थीटा, और इस फोर्स की वजह से ये चार्जेस कंडक्टर के इस एंड से मूव करना शुरू कर देते हैं दूसरे एंड की तरफ। नतीजतन होता ये है कि कंडक्टर के एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, जबकि दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान हम ये कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो कंडक्टर के एंड्स के दरमियान डेवलप हो रहा है, उसे हम मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं। और ये मोशनल ईएमएफ की वजह से सर्किट में इस लूप में करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिसकी डिटेक्शन आपको गैल्वानोमीटर से मिलती है। मोशनल ईएमएफ की मैग्नीट्यूड बराबर होती है वी बी एल साइन थीटा के। और अगर आप कंडक्टर में मौजूद चार्जेस पर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो फोर्स जो कि इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट की वजह से चार्जेस पर एक्ट करती है, तो उसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक अगर आप कंडक्टर की वेलोसिटी को थंब से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिंगर से पॉइंट आउट करते हैं, तो पाम आपको फोर्स की डायरेक्शन बताती है, वो फोर्स जो कि चार्जेस पर एक्ट कर रही है। ये कॉन्सेप्ट मोशनल ईएमएफ का हम अपने आज के टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो हम नॉर्मल लाइफ में अमूमन अपने इर्द गिर्द देखते हैं। एक एसी जनरेटर में आप फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और जनरेटर आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। जो फ्यूल हम जनरेटर को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली जनरेटर में मौजूद कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाता है, यानी कि हम एक्चुअल में जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इस मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो हमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके देता है। इसका मतलब ये है कि करंट जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर कॉइल का इस्तेमाल किया गया है जिसे नाम दिया गया है ए बी सी डी ए। इस कॉइल को जब रोटेट करवाया जाता है मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान, तो इस कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद चेंज होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉइल में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से फैराडेज लॉ के मुताबिक इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो ईएमएफ बराबर होगी बराबर होगी माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि जनरेटर जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो प्रिंसिपल है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के मुताबिक जब आप कॉइल को रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में बाय सम एक्सटर्नल मींस, तो होता क्या है, कॉइल में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड अपॉन फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ के मुताबिक व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप कॉइल को रोटेट करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में बाय सम एक्सटर्नल मीन, किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, सो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, और इसमें ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सो कंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं हम एसी जनरेटर की। एसी जनरेटर में अभी जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसे हमने ए बी सी डी ए का नाम दिया है। इस कॉइल का एक सर्टेन एरिया है, लेट्स से उस एरिया को ए बोल दिया जाता है। इस कॉइल को आप रोटेट करवाएंगे मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान।
अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई की गई है मैग्नेट के दो पोल्स की मदद से, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। सो कंसीडर आ रेक्टेंगुलर कॉयल, एक कॉयल रेक्टेंगुलर कॉयल हमने कंसिडर की है ऑफ वायर ऑफ एरिया ए, जिसका एरिया ए है। इस कॉयल को प्लेस किया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, और ये कॉयल जो है ये रोटेट कर सकती है अपने इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अराउंड ये कॉयल रोटेट कर सकती है, और ये एक्सिस इस वक्त हमने जी एक्सिस कंसिडर किया है। सो द कॉयल इज़ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट जी एक्सिस, और चूँकि कॉयल रोटेट कर रही है जी एक्सिस के गिर्द, तो रोटेट जब भी कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसकी अपनी एक सर्टेन एंगुलर स्पीड होती है, और लेट से हमारे केस में जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। अब इस कॉयल को नोट करें कि कॉयल के एक एंड पर, एक एंड को हमने कनेक्ट किया है, ये जो रेड वाला एंड है ये भी कनेक्ट है एक सर्कुलर रिंग के साथ, जबकि जो दूसरे वाला ब्लू एंड है कॉयल का वो भी कनेक्ट है एक रिंग के साथ। ये जो रिंग है ये मेटल के बने होते हैं, और इन रिंग्स में एक रिंग को मैंने आर बोला है जबकि दूसरे रिंग को मैंने आर प्राइम बोला है। सो बोथ एंड्स ऑफ द लूप, यानी जो कॉयल जो लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके दोनों एंड्स आर अटैच्ड, ये अटैच होते हैं टू कंसेंट्रिक मेटल रिंग्स आर एंड आर प्राइम, दो मेटल रिंग्स के साथ आर और आर प्राइम। अब यहाँ पर आप नोट करें कि कॉयल जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है और जो इन रिंग्स का एक्सिस है ये सेम है, यानी जी एक्सिस। सो हम ये कहते हैं कि कॉयल और दोनों रिंग्स आपस में क्या है, कंसेंट्रिक है, यानी उनका जो सेंटर है या उनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेम है। अब ये जो रिंग्स हैं ये स्लाइड करते हैं दो कार्बन ब्रशेस के साथ। यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर में ब्रशेस नज़र आ रहे हैं जो कि कार्बन ब्रशेस कहलाते हैं। ये कार्बन ब्रशेस जो हैं ये स्लाइड करते हैं, जो रिंग्स हैं ये स्लाइड करते हैं इन कार्बन ब्रशेस के साथ। ये कार्बन ब्रशेस अटैच्ड नहीं होते हैं या फिक्स्ड नहीं होते हैं रिंग्स के साथ, ये जस्ट स्लाइड कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जो करंट इस कॉयल की रोटेशन की वजह से कॉयल में इंड्यूस होता है वो करंट इन कार्बन ब्रशेस के ज़रिए से एक्सटर्नल सर्किट में फ़्लो करता है। सो अब हम देखेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इस कॉयल के अंदर, कॉयल की मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन की वजह से, वो ईएमएफ किसके बराबर होती है। इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने मोशनल ईएमएफ की बात की है कि जब आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसे हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इस वक्त इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द लूप इज़ रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप रोटेट को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते, जब आप लूप को रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड, तो होगा क्या, उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगी इन ईच साइड ऑफ द लूप, लूप की हर साइड में। चूँकि यहाँ पर जो लूप हमारे पास मौजूद है वो रेक्टेंगुलर कॉयल की सूरत में है, और रेक्टेंगुलर कॉयल में 4 साइड्स हैं, हम बारी बारी देखेंगे कि चारों साइड्स में ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो कितनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइड ए बी की। अब ये जो ए बी साइड है, लेट्स से कॉयल जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब कॉयल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो ये जो साइड ए बी है, रोटेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ए बी साइड जो है इस रोटेशन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, यानी अपनी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वक्त नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा है 90। लेकिन चूँकि ये साइड ए बी मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसका मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ बराबर होगी वी बी एल साइन थीटा के। यहाँ पर एल से मुराद लेंथ ऑफ साइड ए बी है, वी जो है वो वेलोसिटी है कॉयल की जिससे वो मूव कर रही है, जबकि जो थीटा यहाँ पर मौजूद है ये थीटा
एंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है। अभी हम सिर्फ जनरल एंगल की बात कर रहे हैं कि जब कॉइल की साइड ए बी रोटेट करती है वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ये बराबर होगी VBL sin थीटा के। बिल्कुल इसी तरह जो साइड सी डी है, ये सी डी साइड नीचे की तरफ मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड अगेन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। सो अगेन सी डी साइड में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जो कि फिर से बराबर होगी VBL sin थीटा के। लेकिन अगर हम साइड बी सी की और साइड ए डी की बात करते हैं तो इन दोनों साइड्स को अलोंग रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के। ये दोनों साइड्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों साइड्स ईएमएफ जनरेट करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देगी। सो यहाँ पर जो ए डी और बी सी साइड्स में ईएमएफ इंड्यूस होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। नाउ हमने चूँकि कॉइल में मौजूद नेट ईएमएफ निकालनी है, कॉइल में इंड्यूस होने वाली नेट ईएमएफ निकालनी है, तो वो नेट ईएमएफ बराबर आएगी वो ईएमएफ जो कि सम ऑफ ईएमएफ अलोंग ए बी, या जो ए बी साइड में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका सम, इसी तरह सी डी साइड में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ का सम, और ए डी एंड बी सी साइड में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ का सम। यानी अगर आपने नेट ईएमएफ निकालनी है तो जितनी साइड्स इस कॉइल की हैं उनमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उन सबको आप ऐड करेंगे। सो ऐड करने के बाद ई ए बी हमने देखा ये बराबर था VBL sin थीटा के, इसी तरह ई सी डी भी बराबर था VBL sin थीटा के। ई ए डी और ई बी सी ये हमारे पास बराबर आया था 0 के। इसका मतलब ये है कि जो नेट ईएमएफ आ जाएगी वो बराबर आएगी 2 VBL sin थीटा के। अब चूंकि कॉइल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और अपनी एक सर्टेन लीनियर स्पीड के साथ, और लीनियर स्पीड जो है ये एंगुलर स्पीड के साथ रिलेट करती है इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 5 में पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। सो v यानी लीनियर स्पीड रिलेट करती है एंगुलर स्पीड से बाय रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो इसका मतलब ये है कि आप v की जगह ये रिलेशन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस इक्वेशन में। सो v की जगह आ जाएगा आर ओमेगा। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि 2r और l इनको एक साथ लिख लें ब्रैकेट में, बाकी ओमेगा और b साइन थीटा इनको एक साथ लिख लें। अब ये जो कॉइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस कॉइल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है अलग से। हमने बोला कि जो कॉइल की लेंथ है वो L है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं कॉइल की विड्थ फाइंड करना चाहता हूँ इस रेक्टेंगुलर कॉइल की विड्थ, तो बराबर होगी किसके, 2R के। क्यों बराबर होगी? चूँकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है R और यहाँ से यहाँ तक भी R है, तो टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2R के। तो अगर मुझे इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए मैं इस लेंथ को मल्टीप्लाई करूँगा इस विड्थ से, तो एरिया आ जाएगा 2RL। इसका मतलब ये है कि ये जो 2RL लिखा गया है ये एक्चुअली कॉइल का क्या है, एरिया है। सो जो रिलेशन है वो बन जाएगा A ओमेगा B साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने एक नंबर ऑफ टर्न की बात की है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली जो EMF इंड्यूस हो रही है उसमें भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। सो लेट्स से जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने कंसिडर किए हैं वो कैपिटल N है, तो जो नेट EMF इंड्यूस होगी ये बराबर होगी NWAB साइन थीटा के, यानी N को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और थीटा जो है ये बराबर होता है ओमेगा टी के। ये एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला है दैट एंगुलर स्पीड बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें तो टी इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में। सो ओमेगा की जगह थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। सो इसीलिए यहाँ पर थीटा की जगह हमने यूज़ किया है ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं या एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं आप।
तो आपके पास जो नेट फॉर्मूला आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा NWAB साइन ऑफ ओमेगा टी। सो अब हम बात करते हैं कि EMF मैक्सिमम कब होगी। सो इस फॉर्मूले में हमने देखा कि EMF डिपेंड कर रही है साइन फंक्शन पर, और साइन मैक्सिमम वैल्यू आपको 90 के एंगल पर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मैक्सिमम EMF निकालनी है तो मुझे थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करना होगा। यानी कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो जो EMF इंड्यूस हो रही है कॉइल की साइड्स में वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो अगर थीटा 90 है, इसका मतलब साइन थीटा जिसे हमने साइन ओमेगा टी लिखा है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो EMF बराबर आ जाएगी, यानी मैक्सिमम EMF बराबर आ जाएगी NWAB, यानी साइन थीटा 1 हो गया तो सिर्फ NWAB बच जाएगा, और ये मैक्सिमम EMF है जो कि कॉइल की साइड्स में इंड्यूस होगी। सो जो इक्वेशन हमने यहाँ पर पढ़ी है NWAB, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और साइन ओमेगा टी ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, और ये किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस EMF के। सो यहाँ से आपके पास जो रिलेशन बनता है वो आ जाता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने ये देखना है कि इस EMF इंड्यूस होने की वजह से जो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स से जो कॉइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के। अब अगर मुझे यहाँ से करंट निकालना है तो ये बराबर होगा V डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो मोशनल EMF के बराबर है, यानी E के। सो यहाँ पे I बराबर आ जाएगा, V की जगह हम E पुट कर देंगे तो E डिवाइडेड बाय R। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने करंट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं E डिवाइडेड बाय R। अब आपने यहाँ से E की वैल्यू उठानी है और यहाँ पर E की जगह यूज़ करनी है। तो E की जगह यूज़ करने पर जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वो E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R है। अब ये जो E नॉट डिवाइडेड बाय R है, यानी मैक्सिमम EMF डिवाइड हो रही है रेजिस्टेंस से, तो ये आपको मैक्सिमम करंट देगी, दैट इज़ I नॉट। सो आपके पास I की इक्वेशन बन जाएगी I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये वो करंट है जो कि EMF इंड्यूस होने की वजह से इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर फ्लो करता है। अब जो एंगुलर स्पीड है या जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो फर्दर बराबर होती है 2πf के। ये भी हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। सो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2πf। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ओमेगा टी की जगह आ जाएगा 2πft। सो I बराबर आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी या साइन 2πft। ये ओमेगा की जगह हमने वैल्यू पुट करके लिख दी इक्वेशन। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमने इस सारे आर्टिकल को समराइज़ करना है ग्राफ की फॉर्म में। सो यहाँ पर डिफरेंट ओरिएंटेशंस दी गई हैं कॉइल की, और डिफरेंट ओरिएंटेशंस में करंट जो इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो वेरिएशन ऑफ करंट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उस करंट की वेरिएशन जो कि इंड्यूस्ड EMF की वजह से जनरेटर प्रोड्यूस करता है। सो अगर पहला केस देखें कि अगर यहाँ फॉर्मूला आपने याद रखना है दैट I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी की जगह मैं जनरली थीटा ही लिख रहा हूँ। सो पहली ओरिएंटेशन देखें कॉइल की। कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो अभी हम सपोज कर रहे हैं कि कॉइल की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए पहले केस में कॉइल की ये जो साइड है ये इस तरफ मूव करेगी, यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड की तरफ पॉइंट आउट की गई है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में
और वेलोसिटी में जो एंगल बन रहा है वो इस वक्त है पहले वाली केस में 0। सो अगर एंगल 0 है तो यहाँ पर थीटा 0 पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो 0 होगा, यानी ईएमएफ भी 0 होगी तो उसकी वजह से करंट भी 0 होगा जब V और B में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सो 0 डिग्री पर ग्राफ शो कर रहा है कि करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ जब कॉइल रोटेट करती है और रोटेट करने के बाद सेकेंड वाली सिचुएशन में आती है, इस सिचुएशन में तो अब ये वाली जो कॉइल की साइड है ये नीचे की तरफ मूव करेगी और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ है। तो अब जो एंगल बन रहा है V और मैग्नेटिक फील्ड में वो 90 डिग्री है और अगर साइन 90 हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है साइन की। इसका मतलब ये है कि करंट भी मैक्सिमम होगा या ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये करंट का ग्राफ कह लें या ईएमएफ का ग्राफ कह लें, ये दोनों का ग्राफ सेम ही आएगा। सो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री पर जो ईएमएफ है इंड्यूस हो रही है वो मैक्सिमम होगी और इसी वजह से जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में वो भी मैक्सिमम होगा। उसके बाद अब अगली ओरिएंटेशन पर चलते हैं, अगले केस में चलते हैं। सो इस केस में कॉइल की जो रोटेशन है या जो कॉइल का फेस है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कॉइल वापस से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अब जो एंगल होगा, अब कॉइल वो जो साइड हम बात कर रहे थे, पहले ये साइड इस तरफ मूव कर रही थी, फिर ये साइड इस तरफ मूव कर रही थी, अब ये साइड इस तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब तीसरी सिचुएशन आएगी तो नीचे वाली साइड जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव कर रही होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ है। तो दोनों चूंकि एंटी पैरेलल है, इसका मतलब एंगल बनेगा 180 और जब एंगल 180 होगा सो साइन 180 अगेन 0 होता है तो करंट दोबारा से 0 हो जाएगा, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो 0 होने की वजह से करंट जो है वो फिर से 0 पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ईएमएफ 0 कर रहा हूँ तो करंट 0 हो रहा है। ये एक्चुअली रीज़न क्या है, क्योंकि ई का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है वो भी डिपेंड करता है साइन के फंक्शन पर, यानी वो भी बराबर है साइन थीटा के, ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। सो जब आप एंगल 0 रखते हैं तो 0 रखने पर ईएमएफ भी 0 होती है चूँकि साइन 0 0 होगा और उसी वक्त जो इंड्यूस करंट है वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह 90 पर जब ईएमएफ मैक्सिमम होगी करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा और 180 पर अगेन जब ईएमएफ 0 होगी करंट भी फिर से 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 270 एंगल पुट करेंगे तब आपके पास करंट नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह 360 पुट करने पर दोबारा से करंट 0 हो जाएगा। सो जो आपको ग्राफ मिलता है वो ये एक साइन कर्व मिलती है और ये साइन कर्व आपको ये बता रही है कि जो करंट है वो एक साइकिल में 2 दफ़ा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी पहले हाफ टाइम में करंट पॉजिटिव है, यानी जो ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड पर है, जबकि अगले हाफ टाइम पीरियड में जो करंट या जो ग्राफ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट जो है एक साइकिल में अपनी एक दफ़ा डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इस करंट को जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो उसे हम नाम देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का। सो रीड आउट कर लेते हैं हम। इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 0, पहले केस में थीटा 0 था, यानी कि V और B आपस में क्या थे, पैरेलल, तो इस केस में करंट हो जाता है 0। बिल्कुल इसी तरह जब थीटा 90 था तो V और B आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, तो करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। थर्ड केस में थीटा जो है वो 180 था और जब आप 180 पुट करेंगे इसका मतलब ये है कि V और B आपस में एंटी पैरेलल होंगे और करंट फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ केस में एंगल 270 है, यानी कि V और B दोबारा से परपेंडिकुलर हो जाते हैं, करंट अभी भी मैक्सिमम होगा लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब वो नेगेटिव साइड पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लास्ट केस है अगर थीटा 360 हो जाए तो दोबारा से V और B आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी पहले वाला केस आ जाएगा। सो इस केस में भी करंट क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा।
सो अभी हमने बात की कि करंट जो है वो एक साइकिल में अपनी डायरेक्शन एक दफ़ा चेंज करता है। सो द करंट प्रोड्यूस फ्रॉम अ जनरेटर, जो जनरेटर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एसी जनरेटर की बात हो रही है यहाँ पे। सो जो एसी जनरेटर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा वंस इन अ साइकिल, साइकिल में एक दफ़ा। सच अ करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, इस करंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। नाउ अब हमने यहाँ पर जो कॉइल इस्तेमाल की है एक्चुअल लाइफ में या रियलिटी में, इस कॉइल को हम रोटेट करते हैं एक आयरन सिलेंडर पर। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि बहुत सी कॉइल्स जो हैं, यहाँ पे देखें ये वायर की बनी हुई कॉइल्स हैं जिसको वाउंड किया गया है, लपेटा गया है इस आयरन के बने हुए सिलेंडर पर। ये जो आयरन का सिलेंडर है जिस पर कॉइल्स को वाउंड किया जाता है, नंबर ऑफ कॉइल्स को वाउंड किया जाता है, इसे हम बोलते हैं आर्मेचर। और यही वो आर्मेचर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। सो आर्मेचर की डेफिनेशन क्या होगी? इन एक्चुअल प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ कॉइल्स आर वाउंड अराउंड एन आयरन सिलेंडर। हम क्या करते हैं? बहुत सी कॉइल्स को आयरन के सिलेंडर पर वाउंड कर देते हैं, विच इज़ रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? रोटेट करता है। दिस असेंबली इज कॉल्ड एन आर्मेचर। इस असेंबली को हम नाम देते हैं आर्मेचर का।